दोस्तों हमने प्लांट किंगडम खत्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। उसका नाम है एनिमल किंगडम। क्या है? एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल एनिमल किंगडम शुरू करते हैं हम लोग। और इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूं आपका मेंटर आर के सर। क्लास शुरू करते हैं। अब एनिमल किंगडम एज द होल देखा जाए तो लगभग उसमें कितने एनिमल्स आ जाएंगे? तो लगभग 1 मिलियन के ऊपर, 10 लाख के ऊपर। तो 10 लाख एनिमल्स संख्या नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्पीशीज की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ह्यूमन खुद 7-8 बिलियन है, एक जानवर ही इंसान है। तो इंसान जानवर वो खुद 7-8 बिलियन का नहीं, हम टाइप्स बोल रहे हैं, स्पीशीज की बात कर रहे हैं। 10 लाख के ऊपर स्पीशीज है। अब 10 लाख के स्पीशीज को जानने के लिए और उनके नाम को या याद रखने के लिए या उनका अलग अलग एक्टिविटी सीखने के लिए जन्म निकल जाएगा, संभव नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसको एक तरीके से इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन चैप्टर हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, कैसे टैक्सॉन टैक्सा में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले किंगडम होता है, उसमें फाइलम आ जाता है। हम लोग यहाँ पे फाइलम में आएंगे, कहीं कहीं हम उसके बाद ऑर्डर में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, ऐसे हम लोग उसको ब्रेकअप करेंगे। तो अभी हम तत्काल में जो है हम लोग फाइलम के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद जहाँ जरूरत पड़ेगी उसके नीचे भी हम लोग जाएंगे टैक्सोनॉमी में। तो पहले हम लोग समझेंगे कि टैक्सोनॉमी ग्रुपिंग करेंगे। टैक्सोनॉमी क्या ग्रुपिंग करना, कैटेगरी में करना। तो उसके लिए तो कुछ चाहिए। हाँ, मैं बता दूं कि भले ही एनिमल्स डाइवर्स दिखते हैं, 10 मिलियन से ऊपर एनिमल्स हैं, लेकिन डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जहाँ की एनाटॉमी में आप उसको सिमिलैरिटी पा सकते हो। फंडामेंटल फीचर्स कुछ होते हैं जिसमें कि आप उसको कॉमन पा सकते हो वेरियस इंडिविजुअल्स के हैं। और ये जो कॉमन जो बात है उसी को हम लेकर ग्रुपिंग करेंगे। तो कौन कौन सी बातें देख सकते हैं? तो देखिए, असल में क्या है कि ओवर मिलियंस ऑफ स्पीशीज है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म से बात समझ में आ गई। इनको सिस्टमैटिक पोजीशन अभी भी उसके बाद ये तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया एनिमल्स। एनिमल्स अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अनजान जगह हैं जहाँ हम नहीं गए हैं, वहाँ पे नए नए एनिमल्स मिलते हैं। तो उनको भी तो असाइन करना पड़ेगा, एक ग्रुप देना होगा, यानी क्लास दो या कुछ भी दो या फाइलम दो। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने चाहिए जो कि मिलना चाहिए। तो डिफरेंसेस तो है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है डिफरेंट एनिमल्स के, लेकिन फंडामेंटल फीचर्स भी हैं जो कि कॉमन है। जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देख लीजिए, या बॉडी सिमेट्री, उसके बाद नेचर ऑफ सीलम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद है ये सारे के सारे देखते हैं, और भी देखेंगे चीजें। तो ये सारा ये आप कहो कि जस्ट अंडरलाइन करके छोड़ दिया सर, नहीं, इनको प्रत्येक को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और यही एक्चुअली हमारे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन बनते हैं। यही सब जो कॉमन फीचर्स है, फंडामेंटल फीचर्स है, इन्हीं के द्वारा हम एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग फाइलम में, अलग अलग क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको कहते हैं बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला जो आता है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे बना है वो इंडिविजुअल, उसको हम देखते हैं। तो इसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि ऐसे तो एनिमलिया का होगा, मल्टी सेलुलर होगा, होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर होगा तो या तो वो बन जाएगा क्या, प्रोटिस्टा बन जाएगा या मोनेरा बन जाएगा। तो उसमें तो जाना नहीं है मुझे। अब तो हम लोग फंगाई भी कर लिए हैं, फंजाई कर लिए हैं, प्लांट्स भी कर लिए हैं, मल्टी सेलुलर सब है। अब हम चले आते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में सारे के सारे मल्टी सेलुलर ही होंगे। और लेकिन all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell। लेकिन सेल की ऑर्गेनाइजेशन सब मल्टी सेलुलर होने से क्या हुआ, इनका जो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेम नहीं है। उसमें आप देखोगे कि अलग अलग सिंपल फॉर्म से, जैसे कि प्लांट्स में भी हमने देखा था, सिंपल फॉर्म से वो एडवांस फॉर्म में गए, हायर फॉर्म में गए। उसी एनिमल्स में भी हम देखेंगे सिंपल फॉर्म से
हम हायर फॉर्म में जाएंगे। जैसे स्पॉन्जेस में आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा द स्पॉन्जेस में क्या देखिएगा, सेल्स आर अरेंज्ड इन लूज सेल एग्रीगेट, लगता है कि अलग अलग सेल्स है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को लेकिन अलग अलग है। और इस तरह के लेवल को हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर कुछ मिलता है, माने कुछ सेल्स एक काम कर रहे हैं, दूसरा सेल जैसे एक सेल मान लीजिए पानी को ठेलने का काम कर रहा है, कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कोई डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, सेल्स इंडिविजुअली अलग अलग काम कर रहे हैं। हाँ, ये अमॉन्ग द सेल्स अपने में डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है, लूज सेल एग्रीगेट्स है। लूज सेल पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं स्पॉन्जेस में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्पॉन्जेस। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स में अगर कोई एग्जाम्पल है तो स्पॉन्जेस है। उसके बाद हम चले आते हैं कोलेंट्रेट्स। कोलेंट्रेट्स में क्या देखते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट ऑफ सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पर कॉम्बाइंड हो जाते हैं सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। सेम फंक्शन करने वाले सेल्स क्या करते हैं, ये लोग अरेंज होते हैं, कॉम्बाइंड हो जाते हैं। अब क्या बनाते हैं लोग, ये लोग टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू, तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग टिश्यू बना देते हैं। कोलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है। ये सारे के सारे फाइला जो है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इनको एक एक करके यहाँ पर बताना कोई मतलब नहीं बनता है। ईच एंड एवरी फाइला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एनिमल किंगडम एक अपने में ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए हर चीज को हम लोग सिंक्रोनाइज फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ देखते हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं प्लेटी एलिमेंट्स में और अदर हायर फाइलम्स में। तो ये है क्या, टिश्यूज अब ग्रुप कर गए किसमें, टुगेदर टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म ऑर्गन्स। ये ऑर्गन बन गए। ईच स्पीसीज में देखो इसमें ईच ऑर्गन जो है अलग अलग काम करता है। ये कोई डाइजेशन का काम करता है, कोई रेस्पिरेशन का काम करता है, कोई सर्कुलेशन का काम करता है। इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या है, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज मिलकर। अब ये ऑर्गन्स को ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यू, समझे। तो वो इसके आगे वाला था, उसके आगे वाला सेलुलर था, अलग इंडिविजुअल सेल्स अपने अपने काम कर रहे थे। यहाँ पे ग्रुप पहले, उसके बाद ग्रुपिंग किए, ग्रुप करके फंक्शन करने लगे, तो टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यूज कॉम्बाइन हो गए, एक ऑर्गन बना दिए, तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और फाइनली हाई, सबसे हाईएस्ट लेवल में क्या देखते हैं, जैसे कि यहाँ एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क हैं, एकिनोडर्म्स हैं, या कॉर्डेट्स हैं। कॉर्डेट्स में हम लोग भी आते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनके ऑर्गन सब कॉम्बाइन हो जाते हैं, एसोसिएट कर देते हैं और फंक्शंस करते हैं, फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं। हमारे बॉडी में जैसे क्या है, खाली डाइजेशन का ऑर्गन नहीं है हमारे पास, डाइजेशन का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास। सर्कुलेशन का खाली ऑर्गन नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास, क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस सिस्टम मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गन सब काम कर रहे हैं उस सिस्टम में। जैसे आप खाली डाइजेशन कैसे हो गया, आपका डाइजेशन चैप्टर खत्म हो गया, फिर भी बता रहा हूँ कि देखिए अलग अलग, जैसे कि आप स्टमक एक ऑर्गन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, एसोफेगस एक ऑर्गन है, माउथ एक ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन एड अप करके क्या बनते हैं, एक आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। और वो ऑर्गन सिस्टम पूरा मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। हम आप एक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आ गए। यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे ऑर्गन्स कॉम्बाइंड होकर अब काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं। अलग अलग उनका फंक्शन होता है, लेकिन काम वो पूरे शरीर के लिए करते हैं। तो हम लोग क्या देखे, कितने तरह के देखे ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 1 2 3 4 देखे। क्या क्या देखे, एक देखे छिटफुट सेल्स है लेकिन मल्टी सेलुलर्स है, नॉट सिंगुलर नहीं है, यूनिसेलुलर नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन उनके सेल्स जो है अपने में एक तालमेल रखते हैं। कैसे, तुम ये काम कर लो, रेस्पिरेशन काम कर लो, तुम डाइजेशन का काम कर लो, तुम रिप्रोडक्शन का काम कर लो। इस तरह से अलग अलग काम दे देते हैं, एक्सक्रीशन का काम कर लो, लेकिन वो ग्रुप में नहीं है, अलग अलग है। एक इंडिविजुअल सेल अपना काम कर रहा है वैसे, तो वो एग्रीगेट्स ऑफ सेल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एग्रीगेट्स, लूज सेल एग्रीगेट्स। लूज सेल एग्रीगेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म से ज्यादा पाए जाते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस। उसके बाद हम थोड़ा आए, थोड़ा हायर लेवल पर, उससे थोड़ा हायर लेवल, उसमें क्या कि सेल जो है कॉम्बाइन हो गए और एक साथ में एक ही तरह काम करने लगे। और उसको एक साथ में जब कुछ सेल्स काम करते हैं, सिमिलर सेल्स, तो उसको टिश्यूज कहते हैं। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कोलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल। कोलेंट्रेट्स में आप देखते हो क्या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आए किसमें, आपके इसमें आ गए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसमें हम क्या देखते हैं, पहले प्लेटिहेल्मिन्थ्स है और बाकी जो हायर फाइला है उसमें देखा जाता है ये जो टिश्यूज हैं अब ये ग्रुप कर दिए, ग्रुप बन के क्या बनाते हैं, ग्रुपिंग करके एक ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ये ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। उसके बाद फाइनली जो हाईएस्ट लेवल पे जो है जैसे एनिलिड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्क, एकिनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स में हम लोग भी आते हैं। ये सारे कैसे क्या काम करते हैं, तो इनके अब जो अब मैं बता रहा हूँ सेल है वो टिश्यूज बन गए हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स में फॉर्म हो गए, ऑर्गन्स भी अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। जैसे डाइजेशन सिस्टम में बताया मैं कि माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब एक ही काम करते हैं क्या, डाइजेशन का। तो एक सिस्टम काम करता है तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। और क्या हो गया, वो फंक्शनल सिस्टम बन गया। और ये फंक्शनल सिस्टम क्या करेगा, अब स्पेसिफिक फिजियोलॉजी का फंक्शन करेगा। जैसे डाइजेशन का मैं बताया तो डाइजेशन का काम पूरा सारे के सारे ऑर्गन्स में डाइजेशन ही कर रहे हैं। इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो फंडामेंटल कॉमन फीचर्स थे उसमें सबसे पहला क्या आया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने चार देखा, अलग अलग धीरे धीरे कैसे लेवल बढ़ा। जैसे कि सेलुलर हुआ, उसके बाद आपका टिश्यू बना, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका नेक्स्ट पार्ट और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही बता रहा हूँ। तो उसमें आपका जो सिस्टम आया ऑर्गन सिस्टम, वो ऑर्गन सिस्टम भी थोड़ा अलग अलग होता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में अलग पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलते हैं। जैसे कि दो यहाँ पे बेसिक यहाँ पे सिस्टम की बात की गई है, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम की और दूसरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी होती है। कंप्लीट इनकम्प्लीट के बारे में थोड़ा बता दूं तो देखिए हम आप जो है ह्यूमन बींग जैसे हैं, तो हम लोग खाते हैं माउथ से और उसको डाइजेस्ट करता है सिस्टम, कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्ट करने के बाद उसके एक्सक्रीटा के रूप में उसको बाहर निकाल देता है और उसको उस जगह को जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं एनस। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म से देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे सबको, तो उसमें देखेंगे कि उनका एक ही ओपनिंग है। एक ही ओपनिंग मतलब वो माउथ का भी काम करता है और एनस का भी काम करता है। इन दैट केस क्या कहेंगे, वो तो कंप्लीट है नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसको इनकम्प्लीट कहेंगे। और हमारा आपका क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वही हम देखेंगे कि देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या देखते हैं, एक सिंगल ओपनिंग मिलती है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये दोनों माउथ एंड एनस से काम करता है और इसको हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। वैसे ही हमारा जैसे है कि दोनों है, हमारे पास दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो सिंपल बात आ गई, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी वही बात देखने को मिलती है कि कॉकरोच अगर सिलेबस में है याद रखिएगा। कॉकरोच में क्या होता है, जो हार्ट पंप करता है ब्लड, उसका ब्लड कैसा होता है कॉकरोच का, व्हाइट होता है, रेड नहीं होता है। तो पंप करता है बॉडी कैविटी में और वो जाके पूरे सेल एंड टिश्यूज को भिगो देता है, दे बेथ इन द व्हाट, दैट व्हाइट ब्लड। और हमारा आपका क्या है, कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारे पाइप से, ट्यूब्स है, क्या क्या है हमारा वेसल जो है वो है आपका आर्टरीज, उसके बाद वेन्स, उसके बाद कैपिलरीज। अब उसके भी छोटे आर्टेरियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, बड़ा वेन वेना केवा है। अलग अलग डायमीटर्स के ट्यूब पाइप्स पाए जाते हैं। क्लोज सिस्टम से वो पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको हम कहते हैं क्लोज टाइप। तो हमारा क्लोज टाइप है। और जो अभी मैं बताया कॉकरोच है जैसे, या लोअर और भी एनिमल्स है, वो पंप कर देते हैं हार्ट से और सीधा सेल टिश्यू से डायरेक्टली बेध होते हैं उस ब्लड में। इनका कोई पाइप नहीं होता है, कोई वेसल नहीं होता है जो कि उसको ले जाएगा। लेकिन हमारे पास क्लोज टाइप वालों में क्या होता है, ये सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं, वेरिंग डायमीटर वाले होते हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये हमारे ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाते हैं। इस तरह से डिफरेंस हो जाता है ऑर्गन सिस्टम में। किसी का एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम है, किसी का प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम है। जो इनकम्प्लीट है या ओपन है वो प्रिमिटिव कह सकते हैं, लेस डेवलप्ड। और जो कंप्लीट है और जो क्लोज्ड है, कंप्लीट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्लोज फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो लोग ज़्यादा डेवलप्ड है। अब दूसरा जो फंडामेंटल फीचर है जिससे कि हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मानते हैं, वो है सिमेट्री ऑफ द बॉडी। अब सिमेट्री ऑफ द बॉडी क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स रखा हूँ।
उसको समझाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ असिमेट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियल सिमेट्री, और यहाँ पे लिखा हुआ बाइलैटरल सिमेट्री। अब असिमेट्री मतलब होता है कि कोई भी, अब जैसे मान लीजिए कांच का प्लेट ले लेते, उसको प्लेन मान लीजिए, कांच का जैसे प्लेट समझते हो ना, ऐसे एकदम प्लेट जैसा एकदम स्क्वायर चीज ले लेते कांच का, और इसको काटने की कोशिश करते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको कांच के प्लेट से काट, तो दो हिस्सा में बटेगा ना ये बॉडी, लेकिन ये दो हिस्सा में जो बॉडी बटेगा ये बराबर दो हिस्सों में कभी नहीं बट सकता है। माने कह मतलब कि बॉडी के सेंटर से आप अगर प्लेन ले जाइएगा और उसको स्लाइस कीजिएगा बॉडी को दो पार्ट में, तो वो दो इक्वल हिस्सा में नहीं होगा किसी हालत में। जब नहीं होगा तो इस तरह के बॉडी को हम लोग असिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं, और इसको असिमेट्रिकल कहते हैं। और यहाँ पे कोई भी प्लेन that passes through the center does not divide them into equal halves में नहीं डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा ये एग्जाम्पल इसके केवल एक ही देते हैं हम लोग, वो है स्पॉन्जेस, और वहां पर भी आपका लिखा रहता है मोस्ट स्पॉन्जेस। इसका मतलब कुछ स्पॉन्जेस एक दो हैं जो कि सिमेट्रिकल हो सकते हैं, और बाइसिमेट्री और रेडियल सिमेट्री उससे मतलब नहीं है। मोस्ट स्पॉन्जेस आपके बुक में, ये मोस्ट बहुत खतरनाक चीज है, समझे, मोस्ट बहुत खतरनाक है, ऑल नहीं है, मोस्ट, ठीक है ना, याद रखिए। सेकेंड है कि आपका रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ, देखिए आप सर्कल मान लीजिए बॉडी का हिस्सा को ऐसे पेरिफेरल, और सेंटर से डायमीटर पकड़ लीजिए। अब डायमीटर के हिसाब से सर्कल के बहुत सारे न्यूमरस डायमीटर, इनफाइनाइट डायमीटर से कैसे भी आप स्लाइस कीजिए वो हमेशा बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में काटेगा। तो इसको कहता हूँ रेडियल सिमेट्री। और ये आपका यहाँ पे टेनोफोरा में दिया गया है, ये हाइड्रा का ये फिगर आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट ये पूरा बीच से स्लाइस किया गया। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सामने से कर लो, जैसे भी कर लो, देखो टू इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ये है आपका रेडियल सिमेट्री। व्हेन प्लेन passes through the central axis, the body divides the organism into two identical halves। ये कोलेंट्रेट्स है, ठीक है, कोलेंट्रेट हाइड्रा। और टेनोफोर्स भी है, उसमें ही आते हैं। एकिनोडर्म्स में कुछ स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन ये सारा का सारा आपको क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका रेडियल सिमेट्री का। उसके बाद है बाइलैटरल सिमेट्री। तो ह्यूमन बीइंग को अगर यहाँ से आप सीधे स्लाइस से काट दीजिएगा, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, नाक का एक छेद इधर, एक छेद इधर, आँख इधर, एक आँख इधर, कान इधर, एक कान इधर, ऐसे करीब करीब हम लोग राइट एंड लेफ्ट पार्ट में पूरा स्लाइस कर सकते हैं केवल एक तरफ से। अगर मुझे ऐसे काटा जाए तब ये बराबरी में नहीं आएगा। तो केवल एक ऐसा प्लेन है जो कि इसको बीच से काट सकते हैं एकदम बराबर हिस्सों में, उसे क्रैब को भी काट सकते हैं। इस तरह के हम लोग स्लाइसिंग को हम लोग कहते हैं क्या, बाइलैटरल, समझे, बाइलैटरल, एक जगह से केवल एक प्लेन में ही हम काट सकते हैं। और जैसे कि इस लेडी का आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक तरह कांच का एक शीट कह सकते हो, प्लेट, ऐसे उसके बॉडी से उधर इस पार उस पार करके दिखाई दे रहा है, उस पार जो है वही इस पार है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं क्या, बाइलैटरल सिमेट्री। ये बाइलैटरल सिमेट्री where the body is divided into identical left and right halves in only one plane। एक ही प्लेन है जहाँ से वो काट सकते हो, कहीं से भी काटने से नहीं होगा। एनिमल्स लाइक एनिलिड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, हम हैं, ये सारे के सारे क्या है, बाइलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स हैं। तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है फीचर, वो है आपका जर्म सेल का तैयार होना। माने सेल जब तैयार होता है बेसिकली तब कैसे तैयार होता है वो हम देखेंगे। एम्ब्रायनिक सेल भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, जिसमें एक में तो होता है कि अब देखिए ठीक से ख्याल कीजिए, यहाँ पे आपका मेसोग्लिया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोग्लिया, ये तीन नाम आपको जानना है। देखिए एक होता है एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रायनिक लेयर्स। एम्ब्रायनिक लेयर्स दो एम्ब्रायनिक लेयर्स में अगर होंगे तो उसमें होगा एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल जो होगा वो एंडोडर्म। यहाँ पर इस केस में देखिएगा, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं आप सर्कल, ये है एक्टोडर्म लेयर, और ये जो देख रहे हैं भीतर का, ये है आपका एंडोडर्म। तो ये पिंक वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन, ये अनडिफरेंशिएटेड एक पार्ट है। अभी तक इसको ना उधर का कह सकते ना इधर का कह सकते,
सकते, कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो अलग एक नहीं है आइडेंटिटी, उसको कहते हैं मेसोग्लिया। क्या कहते हैं? मेसोग्लिया। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया होता है प्रेजेंट। ठीक है, यही मेसोग्लिया की बात मैं कह रहा था कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये क्या है? मेसोग्लिया है जो अनडिफरेंशिएटेड है। वो अलग कोई कैरेक्टर नहीं लाया है, ना एक्टोडर्म का, ना एंडोडर्म का, ना इंडिविजुअल। वो किसी और में चला जाए, इसमें चला जाए, चाहे इसमें चले जाए, अभी तक कुछ नहीं है। ये अनडिफरेंशिएटेड अगर लेयर एक हो मेसोग्लिया का, तो उस तरह के हम ऑर्गेनिज्म को कहेंगे क्या? एग्जाम लेयर की बात हो रही है, तो जर्मिनल लेयर में इसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहेंगे? डाई डाई माने दो गियर लेयर है, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। और कैसे कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, तो आप देखिए पोलन ट्रेड्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, और हायर एनिमल्स में क्या देखते हैं? इस तरह का फिगर देखते हैं। ये क्या है? तो ये देखिए यहाँ पे आउटर जो था वो तो है क्या है? एक्टोडर्म। ये इनर जो है वो भी है आपका क्या? एंडोडर्म। अब देखिए मेसोग्लिया यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ पे अब देखिए इसके न्यूक्लियस आगे कैरेक्टर्स में आ गया, तो ये जो पोर्शन अब डिफरेंशिएटेड हो गया। अब थ्री लेयर वाला जर्मिनल लेयर हो गया, 3 जर्मिनल लेयर्स हो गए यहाँ पे। तो दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो, डेवलपिंग माने जर्म सेल जिसको कहते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रायो, वो थर्ड लेयर जर्मिनल लेयर बना देता है, जिसको कि हम मेसोग्लिया नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसको? अब उसको हम लोग कहते हैं मेसोडर्म। जैसे डर्म यहाँ पे कहते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो एंडो माने इनसाइड, डर्म, डर्म एक्चुअली लेयर को कहते हैं, स्किन को कहते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, लेयर को, कवरिंग को कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। यहाँ पे डर्म लेयर समझिए, तो डर्म, इंडोडर्म इनसाइड डर्म, आउटर डर्म को एक्टोडर्म। अब बीच का जो डर्म है, लेयर है, उसको हम क्या कहेंगे? मेसोडर्म कहेंगे, बीच का है ना। यहाँ पे क्या कह रहे थे? यहाँ पे कह रहे थे एक्टोडर्म, इंडोडर्म। यहाँ पे डर्म नहीं कह रहे थे, यहाँ गिया कह रहे थे। यहाँ पे एक लेयर है, लेयर नहीं कह रहे थे इसको, इसको एक पार्ट कह रहे थे, जो कि नहीं समझ में आ रहा है, समझिए। जस्ट इन दोनों के बीच है एक चीज, यहाँ पे एग्जैक्टली हम उसको लेयर के रूप में कह रहे हैं। तो 3 लेयर वाला जब बन जाता है जर्मिनल लेयर, वो तीन लेयर कौन कौन से हो जाते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इस तरह के एनिमल्स को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन या और एनिमल्स कहते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थ से शुरू करते हैं और हायर कॉर्डेट तक चले जाएंगे हम सब तक। पूरा हमारे पास क्या है? ये वाला लेयर वाला सिस्टम। कौन सा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए इसको समझने के लिए बता रहा हूँ। ये जो है, जो एंडोडर्म, ये आपका एनसीईआरटी के फिगर नहीं, ये एनसीईआरटी का फिगर है, मैं तो समझाने के लिए लिया। देखिए यहाँ पे देखिए एंडोडर्म क्या बन रहा है? ये इनर्स खोला गया, इधर काटा गया सेल को, समझिए। तो ये आप देख पा रहे हो कि एक्टोडर्म जो है बाहर में है, ये बाहर का लेयर है, ठीक है। अच्छा, बीच का लेयर जो है वो मेसोडर्म है। क्या है? मेसोडर्म। उसमें एक्सोडर्म क्या करते हैं? एक्सोस्केलेटन भी बनाता है, यानी कि बाहर का लेयर बनाता है। और बीच में जो, अब देखिए ऐसे समझिए, आपका मुंह खोल लीजिए, खोल लिए, ये वाला स्किन देखिए, ये क्या होगा? ये हो गया आपका एक्टोडर्म। ये वाला स्किन ले लीजिए, वो क्या हो गया? एंडोडर्म। ऐसे ही पूरा सिस्टम में गया हुआ है। आप समझिए ये पाइप चला गया आपका, मुंह का भीतर का लेयर जो है, वो जो रिंग जैसा जा रहा है कैनल, वो क्या? एंडोडर्म जा रहा है। और ये बाहर का हिस्सा जो है, बी साइड से जा रहा है, वो हो गया एक्टोडर्म। बीच का हिस्सा जो बचा वो मेसोडर्म, उसी में सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं। कैविटी हो गया ना, बीच में गैप हो गया, कैविटी हो गया, जो कुछ जा रहा है खाना उधर से निकल जा रहा है, तो पाइप है। अब एक पाइप है, जैसे कि मान लीजिए पेन होता है, पेन में आपने देखा होगा कि पेन ऐसे होता है, 2 लेयर में हो सकता है ना पेन, तो 2 लेयर पाइप ही समझ, 2 पाइप ले लीजिए, 2 पाइप ले लीजिए, 2 पाइप, छोटा एक बड़ा पाइप, बड़े पाइप में छोटे पाइप उठे, तो बाहर वाला जो पाइप है वो कहलाएगा एक्टोडर्म, भीतर वाला पाइप जो कहलाएगा एंडोडर्म, और दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको कहेंगे मेसोडर्म। उसमें कुछ जो पैकिंग कर देते हैं आप, कॉटन डाल देते हो, कपड़ा डाल देते हो, वो जिससे ऑर्गन्स बन गए, तो वो फिक्स्ड हो गया। तो इस तरह 3 लेयर्स हमको बन जाते हैं हमारे सेल के। तो ये क्यों कहो गोला सा क्यों दिखा रहा है? एक्चुअली तो जर्मिनल सेल है, कहने मतलब कि अभी एम्ब्रायोनिक फॉर्म में है, तो इसका भी वो डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब कहाँ से दिखाएंगे, अभी बन रहा है, ठीक है। और चलते हैं 4th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो बेसिक फीचर बनता है, फंडामेंटल फीचर, वो है
द प्रेजेंस ऑफ क्या सेलम, सेलम क्या एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ कैविटी, कैविटी सेलम माने कैविटी होता है, क्या होता है सेलम माने कैविटी होता है। तो ये कैविटी की बात कर रहे हैं। तो पहले इसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा एक आपसे टाइम लेना चाहूंगा। पिछला जो हमारा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था क्या, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर्स, ठीक है ना, राइट। तो उसका मतलब क्या था, उसमें या तो 2 लेयर वाला होगा जर्मिनल लेयर, कौन कौन सा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, या फिर 3 लेयर वाला होगा, कौन सा, एक्टोडर्म एंडोडर्म तो है ही, बीच में आ गया मेसोडर्म। तो हमारे हायर एनिमल्स में हम क्या देखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हमारे में क्या होता है, देखिए ये जो स्किन है इसको आप एक्टोडर्म पकड़िए, मुंह के भीतर का हिस्सा जो है उसको आप पकड़िए एंडोडर्म, बीच में जो है स्पेस जो है बहुत सारे सेल्स है उसमें बनता है आपका मेसोडर्म। अब इसी माउथ को सोचिए कि हम एक पाइप के रूप में ये चले जाते हैं पेट से होते हुए, एनएस से खुलता है और उसके चारों तरफ बॉडी का वॉल उसको घेरे हुए, बीच में जो आपके टिश्यूज हैं, आपके ऑर्गन से सब पड़े हुए हैं, वहां पे मेसोडर्म है। ठीक समझ में आ रही है। अब देखिए इस पाइप को जो जो कह रहा मुंह से निकला गया उसको हम लोग गट वॉल कहते हैं। ये एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब पास करते हुए जाता है, इसको हम लोग गट वॉल कहते हैं और इसको कहते हैं हम लोग बॉडी वॉल। अब इसके बीच में अगर मेसोडर्म जो है 2 भाग में बढ़ जाए और स्पेस त्याग कर दे तो उसको कहेंगे कैविटी वाला बॉडी। तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे सेलम होने वाला बॉडी हो गया। तो ये क्या करता है, हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द वॉल, बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो पहले मैं क्या कॉन्फ्यूजन यहाँ पे होती है बता दूं। तो डिप्लोप्लास्टिक में तो आपका क्या होता है 2 लेयर होता है, यहाँ पे 2 लेयर की बात नहीं होती, लेकिन बहुत बच्चे सोचते हैं असेलोमेट बोला जा रहा है या सीडो बोला जा रहा है, तो क्या आधा मतलब कि डिप्लोप्लास्टिक था तो असेलोमेट, ट्रिप्लोप्लास्टिक तो सेलोमेट, या सीडो मैंने हाफ हाफ हो गया। नहीं, ट्रिप्लो और डिप्लो का यहाँ पे कहानी नहीं, यहाँ पे तीनों फिगर आप देखोगे ये सारे के सारे ट्रिप्लो है। यहाँ पर एक्टोडर्म, यहाँ पे एंडोडर्म, बीच में देख रहे हैं मेसोडर्म, मेसोडर्म 2 हिस्सों में बटा हुआ, यहाँ पे एक्टोडर्म, यहाँ पे एंडोडर्म, यहाँ पे देखिए मेसोडर्म बिखरा हुआ, यहाँ पे देखिए एक्टोडर्म, यहाँ पे एंडोडर्म और ये पैक्ड अप आपको मेसोडर्म मिलेंगे। तो ये 3 फीचर्स है मेसोडर्म के अरेंजमेंट के, जिसके द्वारा हम सेलम को चेक करेंगे। कैसे, तो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सेलम। ठीक है, हमारी बॉडी कैविटी जो है, देखिए यहाँ पे बॉडी ये बाहर का लेयर हो गया, ये भीतर का लेयर हो गया, यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं आप और यहाँ पे लाइनिंग देख रहे हो किसका, मेसोडर्म का। तो लाइनिंग हो गया ना, और बीच का जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये फाका हिस्सा है, स्पेस है, कैविटी है। तो इस कैविटी को कौन लाइनिंग कर रहा है, भीतर की तरफ से इधर से कौन कर रहा है, मेसोडर्म। बाहर से कौन कर रहा है, और इसको घेर के कौन रखा है, मेसोडर्म। वही बात है, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सेलम। एनिमल्स पोजेसिंग सेलम आर कॉल्ड सेलोमेट्स। इनको सेलोमेट्स, जिनके पास सेलम है, इस तरह के एनिमल को हम लोग कहते हैं सेलोमेट। ठीक है, और एग्जाम्पल्स इसके क्या है, तो एनिलिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। हमारे बॉडी में भी ऐसे ही स्पेस है। मेसोडर्म जो है गट वॉल की तरफ भी है और बॉडी वॉल की तरफ भी है, बीच में स्पेस है, वहां पे बहुत सारे ऑर्गन्स है और स्पेसिस भी है। तो इसको कहते हैं हम लोग सेलम, स्पेस को सेलम कहते हैं। और इस तरह के एनिमल्स जिनके पास स्पेस होता है किसके, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में मेसोडर्म लाइनिंग बनाकर, तो वो सेलोमेट कहलाता है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए कैविटी है, कैविटी है लेकिन लाइनिंग नहीं है। इस कैविटी को ऊपर से या नीचे से लाइनिंग नहीं किया गया कि मेसोडर्म यहाँ पैचेस में बिखरा हुआ है। तो इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड। बॉडी कैविटी तो है, सेलम है, लेकिन लाइनिंग नहीं है उसकी। आउटर जैसे यहाँ पे लाइनिंग थी मेसोडर्म से, यहाँ पे इनर लाइनिंग थी मेसोडर्म से, वो चीज इसमें नहीं मिलती आपको।
हाँ, बॉडी कैविटी मिलती है यहाँ पे। इट इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। यहाँ पे मेसोडर्म क्या है, इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में ये स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मिलता है। यहाँ पे स्पेस तो है, लेकिन ये स्पेस लाइंड बाय द मेसोडर्म नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको तो सेलम नहीं कहेंगे, नकली सेलम कहेंगे, सीरोसेलम कहेंगे। तो इस तरह के एनिमल्स के पास में, जिस एनिमल के पास में ऐसा होगा बॉडी कैविटी, तो उसको कहेंगे हम सीरोसेलमेट। क्या कहेंगे, सीरोसेलमेट। Such body cavity is called pseudocelum, and the animals possessing them are called pseudocelomates. Example, Aschelminthus. Aschelminthus, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एनिमल्स जिनके पास सेलम होता ही नहीं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और पूरा स्पेस जो है, कोई स्पेस नहीं है, फुली पैक्ड स्पेस है, फुली पैक्ड स्पेस है। और ये पैक्ड स्पेस में क्या है, इसमें पूरा मेसोडर्म है। मेसोडर्म कोई खाली जगह नहीं छोड़ता हूँ। आप इस जगह की बात नहीं कर रहे हैं, इस जगह की बात नहीं कर रहे हैं, ये जगह ये है, मुंह खोला है ना आप, ये जो छेद देख रहे हो ये छेद है, इसकी बात नहीं करिए। ये जो सामने की बाहर की जो स्किन है, ये जो भीतर की स्किन है, उसके बीच की जो पोर्शन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, समझ में, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये बाहर की स्किन की पकड़ लीजिए, ये भीतर की स्किन की पकड़ लीजिए, ये लाइनिंग है मेसोडर्म की, यहाँ पे लाइनिंग है, यहाँ पे हमारा स्पेस है, इसको सेलम कहते हैं। समझ में आ रही है। देखिए अब इन एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, यहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट है, इसको असेलोमेट कहेंगे। क्या कहेंगे, असेलोमेट। एग्जाम्पल क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स तो आप इसके नीचे वाला आपको पढ़ेंगे, हम लोग फाइलम पढ़ेंगे तो अपने आप देखेंगे कि ये स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एशेलहेल्मिन्थ्स, और उसका धीरे धीरे हम लोग अपने हायर में जाते हैं। यहाँ पे एंगलिड्स और आर्थ्रोपोड्स ऐसे करके हम लोग आर्थ्रोपोडा ये सब करके आगे बढ़ते हैं, कॉर्डेट्स तक पहुँचते हैं। हम लोग अब लास्ट दो और देखते हैं फंडामेंटल फीचर्स जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आते हैं इन एनिमल्स। तो पहला इसमें यहाँ पे देखिए 5 नंबर पर है क्या, सेगमेंटेशन। पहले सेगमेंटेशन को बताता हूँ, फिर नेक्स्ट वाले को बताता हूँ। देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए अर्थवर्म, क्या है ये, अर्थवर्म। ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिट्स दिखा रहे हैं हम अर्थवर्म में। देखिए बॉडी जो है ना, ये सेगमेंट्स बटा हुआ है, ये केवल बाहर से नहीं, भीतर में भी बना, और कुछ सेक्शंस इसके रिपीट हो जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो in some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition at least of some organs. कुछ organs रिपीट हो जाते हैं यहाँ पे, तो और ये सेगमेंट्स में बटा हुआ हिस्सा होता है। तो ये भी उसका एक बन गया ना, अलग फीचर बन गया। तो ऐसे वाले को कहेंगे क्या, एनालिट्स ही कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे। तो अर्थवर्म में ऐसा फीचर देखने को मिलता है, और इस पैटर्न को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फिज्म। ये स्पेशलिटी अर्थवर्म में देखने को मिलती है, और कुछ ऐसे है जिनका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम चले आते हैं लास्ट, वो है नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फाइलम ऑफ एनिमल्स के बारे में बताता है, जिसको हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं, कॉर्डेटा। इसमें देखिए बॉडी जो है एम्ब्रायनिक स्टेज पर जो होता है, उसमें देखिएगा कि डॉर्सल साइड में, पीठ की तरफ में एक ऐसे क्या है, नोटोकॉर्ड है। ठीक उसके ऊपर ही एक और चीज होता है, नर्व कॉर्ड। ये दोनों डॉर्सली होते हैं, डॉर्सल साइड में होते हैं, ठीक है, ये ही जानना है यहाँ पे। लेकिन ये सब जो फीचर्स और दिया हुआ है ये अभी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये बनता कैसे, ये नोटोकॉर्ड कहाँ से बनता है, तो हम लोग देखें क्या क्या, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। भीतर में तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या हुआ, मेसोडर्म होगा। तो मेसोडर्म के हिस्सा से डिराइव किया हुआ है रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल साइड, पीठ वाले साइड पर, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जब अभी एम्ब्रायो डेवलप कर रहा है। जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। और जिनके पास ये स्ट्रक्चर नहीं होता उसको क्या कहोगे, नॉन कॉर्डेट्स कहोगे।
जैसे कि जितना हम पढ़ेंगे पोरीफेरा टू एकिनोडर्म्स, इनको पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेटा कहेंगे, नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। और एक और है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें यहाँ लिखा भी नहीं हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। तो एक कॉर्डेटा फाइलम हो गया, बाकी फाइलम एक तरफ हो गया। कॉर्डेटा में हम लोग भी आते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेटा बहुत है, फिश है, हम ही लोग क्यों नहीं है, रेप्टाइल्स है, बहुत सारी चीजें, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब जिसके पास ये हो नोटोकॉट, कब कब होना चाहिए, एम्ब्रायोनिक स्टेज पर कम से कम, तो डेवलपमेंट में। और ये मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। तो ऐसा अगर है तो उस ऑर्गेनिज्म या उस एनिमल को हम लोग कहेंगे कॉर्डेट, कॉर्डेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक उसका है। अब हम लोग जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े, मतलब जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसको हम लोग समराइज कर सकते हैं इस तरह से कि एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर होता है। अब देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा, कुछ सेलुलर होते हैं, तो सेलुलर में कौन सा आए थे, पोरीफेरा आ जाते हैं, यानी कि पोरीफेरा में स्पॉन्जेस आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे, असिमेट्रिक भी होते हैं, सिमेट्री में अगर देखा जाए असिमेट्रिक होते हैं, पोरीफेरा होते हैं। बॉडी के कैविटी के बारे में तो ये असेलोमेट होते हैं, इनके बारे में तो दिया हुआ नहीं है, वैसे ये नहीं बताया यहाँ से असेलोमेट आते हैं। तो अब देखते हैं टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाले जो, इनको यहाँ पे ग्रुपिंग किया गया है। इन कुछ का रेडियल क्या होता है, सिमेट्री होता है। कौन कौन लोग हैं, ये लोग हैं, कोलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। और ये दोनों है क्या, असेलोमेटा है, असेलोमेट है, इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, सेलम नहीं है। और बाकी जो है रेडियल सिमेट्री वाले हैं, तो उसमें भी कुछ असेलोमेट हो सकते हैं, प्लेटी एलिमेंट्स। किसी के पास में तुम आपका फॉल्स सेलम होगा, मतलब बिखरा हुआ जो है मेसोडर्म में, तो उसको सीडो सेलोमेट्स कहते हैं, एसिलमेंट्स में। और ट्रू सेलम जिसमें पाया जाता है वो है एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद है एक्टिनोडर्माटा, उसके बाद हेमीडर्माटा, कोडाटा की बात कह रहा था, नहीं दिया हुआ था, अब देखो आ गया। तो इसके बारे में हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और कोडाटा, तो हम लोग तो कह दिए कि जिसके पास नोटोकॉर्ड है उसको कॉर्डेटा कहेंगे। बाकी यहाँ से ऊपर में जितने लोग हैं वो लोग क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है। ये क्या है, इसकी कंफ्यूजिंग है, इसलिए याद रखिएगा। अभी मैंने हेमी कॉर्डेटा के बारे में कुछ नहीं बताया। और एक यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्टिनोडर्मेटा exhibits radial और binary symmetry depending on stage। एक्चुअली ये जो है एक्टिनोडर्मेटा यहाँ पे बोल करके रखा हुआ है, एक्चुअली ये दो तरह के स्टेज में पाया जाता है, एक लार्वर स्टेज और एक ग्रोन अप एडल्ट स्टेज। एक में वो रेडियल दिखाता है, दूसरे में रेडियल नहीं दिखाता है, तो बाइलैटरल हो जाता है उसमें। ये भी हम लोग जब उसको पढ़ेंगे, उस फाइलम को पढ़ेंगे तो डिटेल करेंगे। ये समराइज्ड था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इतना देर पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करें हम लोग, PYQs करें, ताकि हमारा हौसला बूस्ट हो, यानी कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि पढ़ने से पता नहीं चलता हम लोग कितना जाने, तो उससे कुछ सॉल्व कर पाते हैं नहीं। देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये 2020 का है। बाइलैटरली सिमेट्रिकल एंड असेलोमेट एनिमल्स एग्जिम्प्लिफाइड बाय, कह रहा है कि बाइलैटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है, और असेलोमेट है। उसके लिए हम तो चाहे चार्ट को फिर से देख लेते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा क्या, मैं बता रहा हूँ, उसमें मिलेगा आपको प्लैटीहेल्मिन्थ्स। क्या मिलेगा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स आपको मिलेंगे, क्योंकि बाकी सब ये तो सीडो है और ये लोग क्या है, सेलोमेट्स है। फिर ये है टेनोफोरा है, लेकिन वो बाइलैटरल नहीं है, वो आपका रेडियल सिमेट्री होता है इसका, तो इसलिए वो भी नहीं आएगा। तो एक यहाँ पे बचा प्लैटीहेल्मिन्थ्स। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2019 का। इसमें देखिए हम लोग सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं, बुक में केवल दिया हुआ क्या, बुक में दिया हुआ है कि एनालिड्स यानी कि अर्थवर्म के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ। तो क्या केवल अर्थवर्म में ही सेगमेंटेशन होता है कि नहीं, वो हम लोग यहाँ से प्रूफ करेंगे कि और भी कोई फाइलम है कि नहीं जहाँ की सेगमेंटेशन होता है। तो मैं पहले सेगमेंटेशन की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है पहले पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। ए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। क्या होना, ऑर्गन सिस्टम मैंने हायर लेवल के एनिमल होगा। अच्छा,
बायलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए। बायलैटरल सिमेट्री रेडियल कहाँ तक होता है? टेनोफोरा तक होता है, टेनोफोरा और कोलेंट्रेट्स के में होता है। उसके बाद ट्रू सेलोमेट्स, वो सेलोमेट्स भी ट्रू होंगे यानी हायर लेवल के हो गए। यहाँ पर जो दे रहा है विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ये जब आ गया तो हम कहीं कि ये तो सिलेक्शन ही मुश्किल हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स व्हिच पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सेगमेंटेशन देख के तो कहोगे केवल तो इसमें आना चाहिए एनिलिड्स। एनिलिड्स है कहाँ? एनिलिड तो है, एनिलिड है, एनिलिड है। अब 2 लिखा हुआ है, कौन सा ले? तो आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपके बुक में केवल एक, लेकिन याद रखिएगा एनिलिड्स में भी आपको सेगमेंटेशन मिलती है, आर्थ्रोपोडा में भी मिलती है और कॉर्डेटा में भी मिलती है। ये हायर लेवल का फिर ये सेलोमेट तो है ही, बायलैटरल सिमेट्री है ही, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए ये जो आंसर है आपका एक राइट हो जाता है। बेसिस क्लासिफिकेशंस के फीचर्स हम लोग पढ़ लिए और उसके द्वारा हमने क्लासिफाई भी कर दिया एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइला या फाइलम्स में। फाइला कहते हैं, फाइलम्स नहीं कहते हैं, समझाने। तो उसमें बहुत ही नीचे वाले लेवल से लेके हायर लेवल तक हम जाएंगे। और हमने कुछ एक लिस्ट में देखा, वहाँ पे चार्ट आप पढ़िएगा ठीक से, टेबल को पढ़िएगा ठीक से, ताकि आपको समझ में आए। एक ग्लास में आपको एनिमल किंगडम समझ में आ जाए वहाँ पे। लेकिन एग्जाम्पल्स एंड ऑल एवरीथिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ने होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फाइलम ओरिफेरा। तो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया किंगडम बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हिसाब से जोड़ा गया है। जैसे इसमें क्या मिलेगा आपको? सेल एग्रीगेट्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, टिश्यू सिस्टम नहीं है। तो ये मेन इसका ये है। फिर उसमें असिमेट्रिकल है मोस्टली। तो ये सारे फीचर्स को एक जगह कर दिया गया है। तो एक जगह के ग्रुप के एनिमल्स को हम लोग कहते हैं इस ग्रुप को ओरिफेरा। देखिए मैं एग्जाम्पल्स मैंने कहा था कि मैं एग्जाम्पल्स को ऊपर में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझ जाते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है एग्जाम्पल्स के हिसाब से तो कोई आंसर नहीं दे पाते हैं। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है साइकॉन, साइकॉन का एक और नाम है साइफा, साइकॉन साइफा। स्पॉन्जिला, इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। और यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज। कभी कभी क्या होता है हम लोग ऐसे बदन को रगड़ने के लिए एक स्पॉन्ज यूज करते हैं, नेचुरली पाया जाता है ये, जिसको स्पॉन्जिया कहते हैं, यूस्पोंजिया। ये बाथ स्पॉन्ज। 3 जो है इसके ऐसे आपके जो पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। क्यों देते हैं? बात यह है कि पहले चूंकि लिमिटेशन नहीं थी, एनटीए के अंडर में नहीं था, तो कहीं से भी एग्जाम्पल उठा के दे देते थे। तो इसलिए लिस्ट भर देते थे आपको याद कराने के लिए। ऐसे ही याद नहीं होता है, उसके बाद लिस्ट याद करो। अब ज़्यादातर आप परहेज कर सकते हैं बस इसके लिए, स्पॉन्जेस के लिए। स्पॉन्जेस मैंने फाइलम ओरिफेरा के लिए साइकॉन, स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिया याद करें। उनका और भी एक नाम है साइफा, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड बाथ स्पॉन्ज रेस्पेक्टिवली। इस फाइलम को कॉमनली क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस कहा जाता है, सिंपल स्पॉन्ज कहा जाता है। ठीक है, ओरिफेरा को ही स्पॉन्ज कहा जाता है। ये जनरली मरीन होते हैं। मरीन मन सॉल्ट सी वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं। जनरली यार ये खतरनाक चीज है, सुसाइडल है, और ये मोस्टली। तो ये दोनों ही खतरनाक वर्ड्स है, क्योंकि आप सोचोगे कि आप लिखते हो क्या ऑल आर मेरिड, नहीं, मोस्ट जनरली मेरिड है। यानी क्या फ्रेश वाटर मिलते होंगे? हाँ मिलते होंगे, एक दो। उसी तरह से यहाँ पे मोस्टली असिमेट्रिकल, कोई है क्या असिमेट्रिकल? हाँ है, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो अपने स्कोप सिलेबस के बाहर का हो जाएगा। These are primitive multicellular का है ना, ये सबसे लोएस्ट लेवल में मल्टीसेलुलर, लेकिन प्रिमिटिव है। इनका है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक चीज इनके पास है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनल सिस्टम है। क्या होता है कि वाटर इनका जो है माइन्यूट पोर्स
छोटे छोटे पोर्स बॉडी, मान लीजिए ये स्पॉन्ज, इसके बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होंगे, वहां से पानी, उसको ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टिया, बॉडी वॉल। यहाँ से बॉडी में पानी घुसेंगे इनटू द सेंट्रल कैविटी, बीच में यहाँ पे एक तरह से समझिए हॉलो है, उसमें छेद से पानी चला जाएगा। और वो जो छेद स्पेस है भीतर का, आप कहोगे स्पेस क्या, वो आप सेलम की बात करें? नहीं नहीं नहीं, वो सेलम नहीं है। सेलम कब होगा? सेलम तो ये जो स्पेस है इसको सेलम नहीं कहते हैं ना, ये जो बीच का स्पेस है, क्या इसको सेलम कहते? नहीं। सेलम क्या है? उस गट वॉल और बाहर के वॉल के बीच में जो टिश्यूज है जैसे, उसमें स्पेस होना चाहिए, वो स्पेस की बात हो रही है। यहाँ पे ये वाला स्पेस की, जो हमारे नली का जो स्पेस एक तरह से है ना, उस तरह का स्पेस समझिए उसके पास होता है, उसको कहते हैं स्पॉन्गोसील। क्या कहते हैं? स्पॉन्गोसील। ठीक है। उसके बाद वहां पे जाके निकलता फिर पानी, एक तरह से मुंह वाली जगह समझ लीजिए उसका, उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. मैं दिखाऊंगा एक फिगर आपको, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ है, यहाँ पे छोटे छोटे छेद पकड़ लेते हैं, अब ऐसे तो बना 3D में बना देते हैं, बना दिया। अब ये यहाँ से पानी घुसेगा, ये मान लीजिए पानी है, ठीक है, ये पानी वाटर यहाँ से घुसा, ठीक है, यहाँ से घुसेगा तो ये क्या है? ये जो छोटे छोटे से छेद देख रहे हैं आप, क्या है? ओस्टिया। इसमें घुसा, उसको क्या कहेंगे हम? स्पॉन्गोसील। स्पॉन्गोसील, ठीक है। और यहाँ से निकलेगा पानी, ये जो निकलेगा यहाँ से उसको कहेंगे ऑस्क्यूलम। ये बात समझ में आ गई? अब क्या है कि ये तो देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ऐसे तो एक वॉल टाइप का होगा ना कुछ, वॉल, और वॉल में क्या हो? सेल्स हो। यहाँ से जब पानी आ रहा होगा तो ये पानी तो यहाँ पूरा भर गया, तो ये सेल्स क्या करते हैं? उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, खाना पानी में तो ले लेते हैं, गंदगी छोड़ देते हैं, और वो सारा का सारा क्या होता है? यहाँ से निकल जाता है। तो एक तरह से किस चीज में हेल्प किया? ये वाटर कैनल जो है, ये कैनल सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस किस में हेल्प किया? रेस्पिरेशन में हेल्प किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, फूड खाने में हेल्प किया, फूडिंग में, क्योंकि वाटर में जो फूड मटेरियल्स थे वो लोग सक करके एक तरह से मैंने डिसॉल्व कर गए, उसको डिफ्यूजन के द्वारा सेल वॉल के भीतर घुस गए, और जो गंदगी थी वो लोग फेंक दिए बाहर पानी में। इस तरह से हम लोग देखते हैं आपको क्या क्या काम किया, वो हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। एक और सेल पाई जाती है, कॉलर सेल या कैनोसाइट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्पॉन्गोसील जो है और कैनल्स को ये लोग लाइनिंग करते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, अब मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, इधर का हिस्सा बना देता हूँ, एक ही दिखा। अब देखते इधर से पानी घुसा, अब यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, और यहाँ पर भी कुछ सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये जो सेल्स जो आप देख रहे हैं लाइन कर रहे हैं कैनल को और इस स्पॉन्गोसील को, इसको हम लोग कहते हैं कॉलर सेल्स या कैनोसाइट्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स है जिसको हम लोग कॉलर सेल्स या क्या कहते हैं? कैनोसाइट्स। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में क्या होता है? इंटर एंड इंट्रा में समझ लीजिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होने वाला है। इसका मतलब क्या? यानी कि दो देशों के, माने एक देश के बाहर दूसरे देश में, दो देशों के बीच इंटरनेशनल होने वाला है, तो खाली नेशनल कहते हैं, यानी कि अपने देश में ही होने वाला है। इंट्रा सेलुलर माने उस सेल में, पता है ना कि एक सेल है, सेल ले लेगा पानी को और उसमें से जो खाना है वो ले लेगा और उस गंदगी को फेंक देगा, वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देगा, ऑक्सीजन उसका ले लेगा। तो एक एक सेल करेंगे, तो सेल इंडिविजुअली कर रहा है ना, इसी एग्रीगेट्स ऑफ सेल है ना। ये तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हम लोग तो पढ़े कि ये जो सेलुलर लेवल है ना इसका, तो सेल ही काम करता है इंडिविजुअल के हिसाब से, जैसे अमीबा करता है। आप कहोगे अमीबा तो इसमें तो अलग बात बोल दी आप, नहीं, ये मल्टी सेलुलर अमीबा जैसा काम करता है।
बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिल फाइबर्स। अब ये मत समझिए कि बोन्स है या कुछ, फाइबर्स टाइप की चीज इसमें होते हैं, तो उससे इसका बॉडी जो स्केलेटन जो टाइट रहना वो बनता है। इसका बॉडी स्केलेटन स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिल फाइबर से बनता है। सेक्सेस इसके सेपरेट नहीं, सेपरेट माने यहीं पे आपको मेल सेक्स का भी मिलेगा ऑर्गन, ऑर्गन तो नहीं कहेंगे, मेल सेक्स के भी सेल्स मिलेंगे और फीमेल सेक्स के भी सेल्स मिलेंगे, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट है। इस तरह की क्या कहते हैं, मोनोशियस, दोनों सेक्स अगर हो उसको हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस कहते हैं। और सेल और स्पर्म्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं सेम इंडिविजुअल में, वही सेल्स तैयार होते हैं, गैमेट्स तैयार होते हैं, एक ही इंडिविजुअल में दोनों होते हैं। स्पॉन्जेस से रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली भी करते हैं लोग, उसमें फ्रैगमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, टूट जाते हैं फिर बन जाते हैं इंडिविजुअल। और सेक्सुअली कैसे करते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स तो देख ही रहे हैं, ये फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट को एग कहते हैं, मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, इनके बॉडी के भीतर ही फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, इंटरनल है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मन होता है जो यंग स्टेज होगा वो एडल्ट स्टेज से डिफरेंट होगा, यानी ज़्यादातर जब लार्वा स्टेज आ जाता है एडल्ट स्टेज से पहले तो हम उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये लार्वल स्टेज में होता है, और ये लार्वल स्टेज जो होता है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट होता है। ये लार्वा जैसे देखने में वही है, कुछ और स्पॉन्ज जैसे देखने में होता है, दोनों में डिफरेंस तो होगा ही। तो ये था आपका एक जनरल क्या इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं परिचय इसके बारे में, फाइलम पोरीफेरा के बारे में, ठीक है, जिसको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। और एग्जाम्पल्स फिर से याद रखिएगा, साइकोन, साइफा, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। अब देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपके लिए दो डायग्राम लाया है। मैंने क्या लाया हूँ, मैं क्या लाया हूँ, देखिए मैंने लाया है, एक तो है एनसीईआरटी के जो 3 फिगर्स है जो कि आपको जानने हैं, और दूसरा ये मैं अपनी तरफ से लाया हूँ। पहले तो ये समझा दूँ, देखिए इसमें हमने देखा था 3 एग्जाम्पल, साइकोन देखा था, ठीक है, जिसको साइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला देखा था, यहाँ लिखा था फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और स्पॉन्जिया देखा था जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। इसमें आप एक चीज शायद ख्याल नहीं की कि लिखा हुआ था कि मैंने कहा जनरली और मोस्टली बहुत खतरनाक वर्ड होते हैं। अब देखो वहाँ लिखा हुआ जनरली ये लोग मरीन होते हैं, लेकिन जब एग्जाम्पल दिया जा रहा है स्पॉन्जिला का उसमें लिखा है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यानी कि ये मरीन नहीं है। तो अगर पूछ दिया जाए क्या स्पॉन्जेस या पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स में कोई ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर होता है, हाँ है, कौन, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो इस तरह से तीनों एग्जाम्पल्स के यहाँ फिगर भी हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। और चले आते हैं इसमें, तो मैं जो बता रहा था ड्राइंग करके वही देखिए, यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल कैविटी जिसको स्पॉन्जिल कहते हैं, और यहाँ पे आपके छेद होते हैं, डर्मिस में छेद होते हैं, यहाँ से घुसने का रास्ता होता है, पानी यहाँ से घुस सकता है और यहाँ से निकलता है, उसको हम लोग ऑस्क्यूलम कहते हैं। और ये लोग कहीं सबस्ट्रेट पर अटकने के लिए इनके पास होल्ड फास्ट होते हैं, पेड़ के जैसे जड़ होते हैं ना राइजोड्स, वैसे इनके पास होल्ड फास्ट होते हैं, कहीं अटक जाते हैं, नहीं अटकेंगे तो पानी के बहाव में बहते रहेंगे। ये दूसरी बात है, मैं थोड़ा ये बताने की कोशिश, बॉडी कैविटी कैसी होती है इसकी। और ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, यही कॉलर या कैनोसाइट्स या कॉलर सेल्स ऐसे दिखाए गए हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि स्पॉन्जेस देखने में कैसे होता है। अब दूसरा जो फाइलम हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोलेंट्रेटा, उसको निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया क्यों कहते हैं हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर है आपके लिए। तो एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स क्या है, फाइसालिया जिसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, फाइसालिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ऐसे दे सकते हैं इनका मैचिंग। एडम्सिया सी एनिमोन, पेनाट्यूला पेन लाइक होता है, सी पेन, ठीक है, गॉर्गोनिया सी फैन, नियानड्रीना ब्रेन कोरल कहते हैं, ऐसे नॉर्मल कोरल भी आ सकते हैं उसमें, ठीक है, ये कोरल, ठीक है। उसके बाद है ऑरेलिया, नहीं दिया एग्जाम्पल में लेकिन ऑरेलिया काम है, ये जेलीफिश है। और ओबेलिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं आपके निडेरिया या कोलेंट्रेटा। ये दिखने में कैसे होते हैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो आप
मैं एक फिगर दिखाऊंगा, उसी में समझ में आ गया। पहले हम चले आते हैं यहाँ पे, कह रहा कितना है एक्वेटिक, मोस्टली मरीन फील्ड, मोस्टली वर्ड यूज करते हैं, याद है कि मोस्टली से प्यार कर लीजिएगा। सेसिल और फ्री स्विमिंग। सेसिल मन होता है चुपचाप एक जगह, वही होल्ड फास्ट से हटके हुए कहीं खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, और नहीं तो फ्री स्विमिंग स्विम करते रहते हैं। और इनका सिमेट्रिकल बॉडी कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री बना होता है। सिमेट्री कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। ये निडेरिया कह रहे हैं ना, निडेरिया, निडेरिया नाम कहाँ से है, नीडो ब्लास्ट है या नीडोसाइट्स कह सकते हैं। असल में ये which contain stinging capsules or nematocytes present on tentacles on the body। ये असल में अपने को बचाव के लिए एक नीडो ब्लास्ट है। यही नीडो ब्लास्ट की बात हो रही है। इसके पास में इसके बॉडी पर या टेंटिकल्स पर ऐसे ऐसे होते हैं और स्टिंग करने वाले कैप्सूल चाहिए। कैप्सूल जैसे देखने में, देखिए थ्रेड है इसका, नेमेटोसिस्ट है इसका, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल है, ठीक है ना। तो ये स्टिंगिंग कैप्सूल जो है, ये क्या करते हैं, एक तरह से चीटी काट लेता है, एक तरह से जैसे चोट पहुंचाता है किसको, जो लोग उसको छूते हैं। उसका बॉडी वॉल पर भी ये बना हुआ है नीडोब्लास्ट, और उसके टेंटिकल्स में भी है। तो टेंटिकल्स और छुए किसी को तो लोग काट रहे हैं, तो इसलिए जो आदमी हट जाएगा, आदमी नहीं हटेगा, जो जानवर उसको अप्रोच कर रहे हैं उसको छोड़ देगा। इसलिए उसको एक पोटेशियम में काम करता है। चूंकि इसके पास निडेरिया है, चूंकि इसके पास नीडोब्लास्ट या उसको हम लोग नीडोसाइट भी कहते हैं, तो ये चूंकि है, इसको हम लोग निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट जो है आई यूज्ड, केवल ये काम उसका ये नहीं है कि ये करेगा किसी को डिफेंस में मारेगा, ये करेगा, ये कैप्चर करता है फ्री उसके द्वारा। एंकरेज भी काम में लगाता है, वो हुक टाइप का थोड़ा होता है ना, थ्रेड है, ऐसे ही कर दिया। और डिफेंस के काम में, 3 काम में लगाता है ये अपने नीडोब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद है निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल। अब ये पहले हम लोग अभी क्या थे 45 में, हम लोग सेलुलर लेवल पर थे, अब हम लोग चले आते हैं टिश्यू लेवल पर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोग कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या हो गया, इनके पास जर्मिनल लेयर 2 ही है, क्या था, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद देखिए दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब मैं एक बना ही देता हूँ, ठीक है, ऐसे देखने में कुछ ऐसे बना दूंगा कोई चीज, टेंटिकल्स बना दी उधर भी है, और ये बॉडी लाइन कर देता हूँ ऐसे सेल्स, ठीक है, ये सेल्स पर कर दीजिए। थोड़ा दूर दूर बना। ये जो कैविटी देख रहे हैं आप ना, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग। केवल इधर ओपनिंग, इधर से पानी जाएगा, इधर से पानी निकलेगा, खाना आया, वेस्टेज यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। तो सिंगल ओपनिंग ये माउथ पर होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम, इसको होल्ड फास्ट कहते हैं, इधर है हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन 2 तरह से यहाँ पे होता है। यहाँ पे, वहां पे क्या था, इंट्रा सेलुलर था, किसमें, स्पॉन्जेस में, सेल में चला जाता है जो डाइजेशन वहां। यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल तो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट ही करते हैं, फूड को थोड़ा तोड़ के थोड़ा सिंपल बना दिया जाता है। अब उसके बाद वो सब किया जाता है, डिफ्यूज होकर जाएगा सेल में, तो इंट्रा सेलुलर, तो यानी कि दोनों काम हो गया, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी आ गया, इंट्रा सेलुलर भी डाइजेशन आ गया। अब कुछ नीडेरियंस जैसे कोरल्स हैं, उनके पास स्केलेटन होता है, किससे बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। ये केवल कोरल्स वाले जो होते हैं उनमें ही ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल शीट्स देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक है फारिसालिया, जिसको कि पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। दूसरा है एडांसिया, जिसको सी एनिमोनी कहते हैं। पेनाट्यूला है, जिसको सी पेन कहते हैं। गॉर्गोनिया, सी फैन। मियानड्रीना, ग्रीन कोरल। ऑरेलिया, जेलीफिश। और ओबेलिया। ओबेलिया के बारे में विशेष हम लोग पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ उससे अच्छा। अब निडेरियंस के बारे में एक और बात बता दूं कि इनका 2 बेसिक बॉडी फॉर्म होता है। एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है ये सिलिंड्रिकल होता है और सेसिल होता है, यानी कि स्टेशनरी होता है। वो किसी जगह पर, सबस्ट्रेट पर अपने फिक्स कर लेता है अपने होल्ड फास्ट के द्वारा।
और उस पर वहीं बैठ रहता है। और जो मेडुसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, उसके जो टेंटिकल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि वो स्विम कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये याद रखिए दोनों ही 2n है। क्या है? दोनों ही 2n वाले जनरेशन के हैं। अब देखिए इसमें क्या पॉलिप अगर फॉर्म में है तो ये पॉलिप का एग्जांपल आप देख रहे हैं, एडैम्सिया भी हो सकता है, एंड मैंने कहा एक एग्जांपल ड्राइंग बना रहा था हाइड्रा भी हो सकता है। तो ये देखिए ये सेंट्रल उसका कैविटी था, ये माउथ था, और ये उसका होल्ड फास्ट है एक तरह से। और देखिए यहाँ से ये पानी जाता है, यहीं से निकलता है वापस। तो ये इनकम्प्लीट डाइजेशन का एग्जांपल भी हो गया। ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ये किसका हो गया? एडैम्सिया पॉलीफॉर्म का। और ये है आपका मेड्यूसा जो ऑरेलिया यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, जेलीफिश भी कहते हैं इसको। और मेड्यूसा देखिए अम्ब्रेला जैसा है और इसमें टेंटिकल्स जैसे जो है उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में। तो ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स। पॉलिप होता है सेसिल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म, हाइड्रा एंड एडेंशियल पाया जाता है। मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है। ऑरेलिया या फिर उसको जेलीफिश भी कहते हैं। अब देखिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जैसे कि मैंने कहा कि ओबिलिया के बारे में बताऊंगा, ओबिलिया, ठीक है। ये इनके पास दोनों फॉर्म ऑफ बॉडी होता है, पॉलिप भी होता है एंड मेड्यूसा भी होता है। ये कैसे बनता है दोनों बता दूं। देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ। ये पॉलिप है, पॉलिप सिलिंड्रिकल देख रहे हैं, सिलिंड्रिकल यहाँ पॉलिप का एक कॉलोनी बन गया है, बहुत सारे पॉलिप्स बन गए। तो एक पॉलिप यहाँ पे 1 से 2 हो गए, 2 से यहाँ पे 4 5, तो कॉलोनीज ऑफ पॉलिप बन जाते हैं। इसमें छोटे छोटे बर्डिंग हो जाते हैं, वो बर्डिंग भी 2n होते हैं, ये भी 2n है, ठीक है। यहाँ से ये लोग सीधा बर्ड से एक नया स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो कि मेड्यूसा होता है, वो भी 2n होगा। ये मेड्यूसा बना। और ये कैसे बना? असेक्सुअली बना, असेक्सुअली बना, ठीक है। यहाँ पे केवल बर्ड्स निकले, बर्ड से हो गया। अब ये जो मेड्यूसा है इसके पास गोनाड्स होते हैं, ठीक है। गोनाड्स में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो मियोसिस करते हैं, मियोसिस करके एग एंड स्पर्म तैयार करते हैं। एग मान लीजिए इसी तैयार के, स्पर्म किसी और ने दिया, पानी में दोनों मिले, दोस्ती हुई, और मियोसिस होके जो एग और स्पर्म में दोस्ती हुई तो फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर जाइगोट बना। तो यहाँ पर ये लोग एन हुए, लेकिन ये लोग किसी फॉर्म में नहीं है, ना ही मेड्यूसा फॉर्म में भी है, ना ही पॉलिप फॉर्म में है। बाहर में एग एंड स्पर्म हुए एन, और फिर फर्टिलाइज होकर 2n जब हो जाते हैं तब धीरे धीरे फिर ये पॉलिप 2n बनता है। ये भी 2n है और ये भी 2n है, याद रखिए। यहाँ पे ज़्यादातर बर्ड्स देखिएगा, जो बर्ड्स कहते हैं स्पोर्स कहते हैं प्लांट्स में, तो स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोर मदर सेल जो होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? 2n होते हैं। लेकिन स्पोर्स जब तैयार होते हैं वो n होते हैं। लेकिन यहाँ पे बर्ड है, स्पोर नहीं कहा गया है, वो 2n ही तैयार होता है और 2n ही बॉडी तैयार करता है। वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ती है, दोनों जो फॉर्म ऑफ बॉडी लाइफ है, इसका लाइफ है, वो दोनों ही आपके 2n के हैं। भले हम उसको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे पॉलिप से आपको मेड्यूसा मिला असेक्सुअली, ये असेक्सुअली मिला, लेकिन ये वाला जो हिस्सा हुआ ये सेक्सुअली हुआ। आपके जाइगोट बनने से ये पॉलिप वाला हिस्सा बना, और मेड्यूसा से वो जो पॉलिप में जाते हैं तो सेक्सुअली जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा जो है ओबिलिया का है, इसलिए ओबिलिया को अलग से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट फाइलम जो देख रहे हैं वो टेनोफोरास का है, लेकिन टेनोफोरा पहले इसी में दिया था कोलेंट्रेट में, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया कुछ स्पेशलिटीज इसको देखने के बाद। तो इसके 2 एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे, एक है प्लूरोब्रांशिया और टेनोप्लाना। प्लूरोब्रांशिया और टेनोप्लाना, इनको हम लोग सी वॉलनट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी वॉलनट्स, या फिर हम लोग कोम जेलीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 नाम इसके और है टेनोपोडा के, निडेरिया जैसे नाम है कोलेंट्रेट का अलग से, वैसे ही आपके टेनोपोडा का नाम सी वॉलनट्स या फिर कोम जेलीज हो सकता है। कोम जेलीज क्यों बोलते हैं हम बताते हैं, वो अभी आएगा तो बताएंगे। ये लोग एक्सक्लूसिवली, आप देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि यहाँ पे जनरली ये आप 100% बोल सकते हो कि आंसर आएगा नो, दे आर नॉट फ्रेश वाटर, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इनका भी रेडियल सिमेट्री होता है, कोलेंट्रेट की तरह डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इनके मेसोडर्म नहीं होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का आ गया, उनका भी टिश्यू लेवल था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉडी पेयर्स
8 external rows of ciliated comb plates. Comb चिलीज का गया तो external rows of ciliated comb plates 8 ciliated comb plates आप देखिए कहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये जो देख रहे हैं एक्सटर्नली है, सीलिया के द्वारा बना हुआ कोम जैसा चीज है, उसको हम लोग सिलिएटेड कोम प्लेट कहते हैं। आए समझ में? अच्छा यही मेन है इसका, बाकी सब ये आपको नहीं जानना है। वैसे देखिए इसका एनल पोर्ट दे दिया है, यहाँ पे माउथ दे दिया, आपको कुछ नहीं जानना है। टेंटिकल्स के बारे में थोड़ा जान सकते हैं, एक टेंटिकल यहाँ पे, एक टेंटिकल यहाँ पे, ये लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसका, फ्लूरोब्रासिया का। ये आपके लेबलिंग इसके इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एनसीईआरटी का नहीं है। उसके बाद देखते हैं इसका भी डाइजेशन ठीक पोलेंट्रेट्स की जैसा एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फैली जाता है, पानी धक्का धुक्की मारकर फूड को छोटा करता है और उसके बाद वो फिर डाइजेस्ट होता है तो भीतर जाते हैं, डिफ्यूज होता है तो सेलुलर उसमें इंट्रासेलुलर ये होता है क्या, डाइजेशन। उसके बाद बायोल्यूमिनेंस मतलब ये लोग खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप जुगनू देखते हो ना, जुगनू देखे हो अंधेरे में, जुगनू कैसे जगमगाता है, ठीक ये लोग भी पानी में बायोल्यूमिनेंस करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी होती है एमिट करने की लाइट, और यही इनका वेल मार्क कैटेगरी है, जिसकी वजह से इनको अलग एक फाइलम देना पड़ा, जिसको टेनोफोर्स कहते हैं, ठीक है। इनका सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है, सेपरेट नहीं होते मतलब क्या होता है, दोनों सेपरेट की बॉडी में दोनों चीज तैयार होते हैं, गैमेट्स एंड आपके गैमेट्स मतलब मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्शन जो होता है केवल सेक्सुअल मीन्स होता है, केवल सेक्सुअल मीन्स होता है, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि गैमेट्स छोड़ दिया जाता है पानी में, जैसे कि अभी ओवेलिया में देखा कि एग छोड़ दिया पानी में, स्पर्म कहीं से आया तो भी एक्सटर्नल था। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे एक लार्वल स्टेज मिलेगा आपको। तो ये था आपका एक छोटा सा परिचय किसका, टेनोफोरा का, जिसके एग्जाम्पल है फ्लूरोब्रासिया जो कि फिगर भी है, एंड टेनोप्लाना इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो फाइलम हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। उसको हम लोग फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। चूंकि इसके पास डॉर्सोवेंट्रली बॉडी, ये है देखिए वेंट्रल पार्ट और ये है डॉर्सल पार्ट, तो ये और ये चिपटा हो तो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे हम लोग को जो सीखना है वो है टेनिया। टेनिया मैंने नॉर्मल वे में हम कहते हैं टेपवर्म, फेस्कियोला, फेस्कियोला बहुत सारे लोग कहते हैं, तो लीवर फ्लूक भी कहते हैं उसको, और प्लेनेरिया। तीन आपके एग्जाम्पल्स। तो उसमें देखिए पहला नंबर तो चूंकि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है तो क्या बायलैटरल सिमेट्री कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, और ये थोड़ा सा हायर में आ गया, ये हो गया आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन अभी भी ये देखिए जैसे जैसे हायर में जाने तो थोड़ा सा बेटर हो रहा है ना, लेकिन असेलोमेट अभी भी है, लेकिन इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू से अब क्या हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया, धीरे से बढ़ा, स्टेज बढ़ा। जैसे स्पॉन्जेस में हमने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने पोलेंट्रेट और टेनोपोडा में क्या पढ़ा, आपका टिश्यू लेवल में आ गए थे, अब यहाँ पर हम लोग ऑर्गन लेवल पे आ गए, और यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हमको मिल गया, जबकि पिछले वाले में हम लोग को डिप्लोब्लास्टिक मिला था। अभी भी लेकिन इस सेंस में ये पीछे है, असेलोमेट है। बायलैटरल सिमेट्री का थोड़ा सा फंडा अलग है, सिमेट्री बायलैटरल आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअली आ गया अब सब लोगों का, ज़्यादातर लोगों का सिमेट्री बायलैटरल ही होगा। लेकिन आप देखिएगा फिर भी एकिनोडर्म्स में कहीं आपको रेडियल मिल जाएगा, हाई लेवल पर भी आ जाता है फिर रेडियल। तो यहाँ पर ये लोग ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ये लोग प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंडो पैरासाइट्स होते हैं इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हमारे पेट में कहते हैं ना, पेट में केचुआ हो गया है, केचुआ कुछ नहीं होता है, वो दवा देता है डॉक्टर, फिर ठीक हो जाता है। तो वो एक तरह से टेपवर्म है, टेपवर्म हो जाएगा, पेट फुला रहेगा, खाना नहीं खाने का मन करेगा, वॉमिटिंग फीलिंग आएगी, पेट खाली बड़ा रहेगा लेकिन हाथ पैर दुबले हो जाएंगे, क्योंकि खाना तब वो चबा जा रहा है, वो बैठा हुआ पेट में, इसलिए पेट फुला हुआ है। इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं ज़्यादातर जो लोग, अब तो आपका
ओपन में फीकल्स मिलते नहीं है, फीसेस मिलते नहीं है, तो हम लोग बंद कर दिए हैं, वो मोदी भी बंद कर दिए। मेरे गाँव में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इन्फेक्शन, अब गाँव के बच्चों में भी कम हो गई है बीमारी। इनके पास में देखिए ये पैरासाइटिक फॉर्म है, उनके पास में है हुक्स एंड सकर्स होते हैं प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। अब हुक एंड सकर्ट क्यों होंगे? देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये माउथ दिखा रहे हैं हम। माउथ में देखिए सक करने के लिए हुक होगा, उस एलिमेंट्री का नाम अटक आ देने के लिए अपने को, तो हुक्स एंड सर्कट्स पाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या देखेंगे, सम ऑफ देम ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। कुछ तो ऐसे होते हैं कि सीधा बॉडी सरफेस में जरूरत नहीं होती है हुक एंड सर्कट्स की, वो अपने बॉडी सरफेस से ही सक कर लेते हैं, डिफ्यूज कर लेते हैं फूड को, डाइजेस्टेड फूड को। कहाँ से? होस्ट की बॉडी से। और डाइजेस्टिव कैनल में ही रहते हैं वो इंटेस्टाइन के पास में रहते हैं, माने उसी जगह पे रहते हैं। डाइजेस्टेड हो चुका है फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में, जस्ट उसको डिफ्यूज करके अपने बॉडी में ले लेना है। तो ये कुछ ऐसे भी करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल इनके पास होते हैं जिसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। इसका काम है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, पानी की मात्रा को ठीक करना, ऑस्मोसिस करना और यानी कि एक्सक्रीशन करना, फ्लेम सेल्स का काम है। इनका भी जो सेक्स होता है सेपरेट नहीं होता है, ये भी क्या होता है, मोनेशियस होते हैं। और इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अपनी बॉडी में होता है। डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी स्टेजेस ऑफ लार्वा, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। सब एनिमल्स जैसे कि प्लेनेरिया है, इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इनको तोड़ दो, 4 कर दो, 4 इंडिविजुअल्स बन जाएगा, 3 कर दो, 3 इंडिविजुअल्स में, माने फ्रेगमेंटेशन वाला काम। तो रीजनरेशन ऑफ द फुल बॉडी हो जाएगा। जहाँ टेल काटे तो पूरा हेड तक का हो जाएगा, हेड से ऊपर काट दिए तो टेल तक का हो जाएगा रीजनरेट। इस तरह से ये लोग रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, इसको फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका टेनिया, टेपवर्म कहते हैं। फैसियोला जिसको हम आपको लीवर फ्लू कहते हैं। प्लेनेरिया का एक अलग है रीजनरेशन कैपेसिटी है, इसको आपको अलग से जानना होगा। आपको टेनिया के बारे में जानना होगा कि हमारे पेट में होता है। ये है आपका फैसियोला यानी कि लीवर फ्लू, इसका फिगर, ये दोनों फिगर आपके बुक के हैं। थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा लेबलिंग भी किया हुआ है, आप थोड़ा देख लोगे तो समझ में आएगी बात। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है राउंड वर्म्स या एसिलमिंथस। क्या एसिलमिंथस या राउंड वर्म्स? क्यों राउंड वर्म्स नाम पड़ा है? तो सराहन सी बात है कि राउंड देखने में होंगे शेप, इसलिए राउंड वर्म कहा गया। तो एग्जाम्पल के एस्केरिस, इसको राउंड वर्म ही कहते हैं सिंपल भाषा में। व्यूचेरेरिया, फेलेरिया वर्म कहते हैं। एनक्लाइस्टोमा जो है ये हुक वर्म कहलाता है। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल्स हो गया, एस्केरिस, राउंड वर्म, व्यूचेरेरिया, फेलेरिया वर्म एंड साइक्लोस्टोमा हुक वर्म। ये जो बॉडी होता है इनका, ये सर्कुलर होता है इन क्रॉस सेक्शन। ऐसे आप काट दोगे यहाँ से और देखो ऐसे तो रिंग जैसा दिखेगा, ऐसे सर्कुलर दिखेगा, रिंग नहीं सर्कुलर दिखेगा। इसी से इनका नाम पड़ा है राउंड वर्म। ये लोग फीड लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं प्लांट एंड एनिमल में। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो ऑर्गन सिस्टम आ गया इनके पास में। क्या आ गया? इनके पास ऑर्गन सिस्टम आ गया लेवल ऑफ। बायलैटरल सिमेट्री इनका है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब इनके पास यहाँ से देखिए बीच में आ गया सीडोसेलुमेट। अभी तक असेलुमेट लोग थे, अब सीडोसेलुमेट आ गया, अब सेलुमेट वाले आ जाएंगे उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनल जो है इनका कंप्लीट होता है, यानी कि इनका माउथ भी होगा, एनएस भी होगा। यहाँ पे एनएस है और माउथ भी इधर है, तो माउथ और एनएस दोनों मिलता है, यानी कंप्लीट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स होता है जो कि बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है। लैरिंग्स फेरिंग्स जानते हैं ना आप? अच्छा, एक्सक्रीटरी एक ट्यूब मिलती है उसकी बॉडी में, जिससे कि वेस्ट को यह बाहर निकाल देते हैं। वहाँ पे एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, वही एनएस कहिए, एक्सक्रीटरी पोर कहिए। तो वहाँ से वो लोग ट्यूब से जाता है खाना और बाहर फेंक दिया जाता है। एक तरह से सिंपल अभी एनिमल है ना, तो इसको ट्यूब कहा जा रहा है, एक्सक्रीटरी ट्यूब। उसके बाद इसके सेक्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं सेक्सेस, यानी ये डायोसिस है। हम बताए थे कि डायोसिस को याद कर लिए डाइवोर्स से और मोनेशियस को याद कर लिए मैरिड से। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप
ये दो यहाँ पे फीमेल और मेल है। यहाँ पे फीमेल लंबी होती है और मेल ज़्यादातर जनरली फिर मैं कह रहा हूँ छोटे होते हैं। तो मेल फीमेल, मेल छोटा फीमेल बड़ा, ये एसिलहेमिंथस या फिर राउंड वॉर्म का ही एग्जाम्पल है। और ये है इसी का, एस्केरिस का है, एग्जाम्पल भी एस्केरिस का है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, जो मैं कह रहा था फिगर में दिखाया मैं। ये फिगर आपका एनसीईआरटी का ही है, टेंशन मत लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी कि स्पर्म जैसे मेल गैमेट जो है कि फीमेल गैमेट के फीमेल एग के साथ में इसका बॉडी, सॉरी ये फीमेल है, इसके बॉडी में आके वो फिर फर्टिलाइज करके वहाँ पे जाइगोट बनाएगा, तो इंटरनल होगा। डेवलपमेंट दोनों टाइप का इसका हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी शुरू में ही ये राउंड बॉम जैसे देखने में होगा, या फिर उसका एक लार्वल स्टेज भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है इसमें से कोई, जैसे राउंड बॉम तो नॉर्मल होगा, और दूसरा जैसे मान लीजिए आपका एरिया बाद में पता चलेगा ये एलिफेंट लेग होता है, उसी चलते होता है। तो थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, इनडायरेक्ट वहाँ पर होगा, यहाँ पे डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब होता है कि बचपन में ही बड़े जैसा दिखना। हम लोग क्या क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हम लोग डायरेक्ट, कि हम लोग एक ही तरह से देखने में लगता है। ऐसे यही जो है, हाँ बाल कम ज़्यादा, हाइट कम ज़्यादा वो तो होगा, लेकिन फ्रॉक में देखिए पहले वो लगता है कि फिश जैसा, टैडपोल जो फिश जैसा देखने में होता है, बाद में वो उसे पैर हाथ हो जाते, सब कुछ हो जाता है। अब चलते हैं, इतना सारा चीज पढ़ लिया हमने, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस करके देखें, हम कुछ समझें कि नहीं, कुछ नॉलेज हासिल किए कि नहीं, काफ़ी है कि नहीं नीट के एग्जाम्स के लिए। तो देखिए मणिपुर 2023 का एग्जाम क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स है देखिए पहले। प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक pseudocoelomate and bilaterally symmetrical organisms। अब देखिए पहला नंबर मैं बता दूं कि अभी तो तुरंत अभी पिछले वाले में देखा हमने कि pseudocoelomate कौन है, राउंड वॉर्म्स है। उसके पहले क्या थे लोग सब, असेलेमेट हो गए, तो ये वाला तो आंसर मेरे हिसाब से गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टेनोफोर्स प्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो ये कुछ हद तक सही है, ठीक है। इन टेपवर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी सही लग रहा है। अभी टेपवर्म के बारे में पढ़े थे ना, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात की गई थी। टेनोफोर्स एक्सक्लूसिवली मरीन, डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी हमको जहाँ तक है डी भी सही लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तो ये तीन सही हो गए। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट नहीं होता है, लार्वल स्टेज आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे लार्वा होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। इस तरह से हम लोगों को आंसर क्या मिलता है, बी सी डी। अब बी सी डी कहाँ पे है, बी सी डी, ये वाला आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। तो आप पढ़ोगे ठीक से, एक बार रिवाइज करोगे, आंसर अपने आप मिलेंगे। नहीं अभी तो पढ़े, अभी समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2017 का। क्या है, इन केस ऑफ पोरीफेरंस, पोरीफेरा मतलब जानते हो स्पॉन्जेस, स्पॉन्गोसील is lined with flagellated cells called flagellated cells। लाइनिंग की बात हो रही है, मैंने कहा था कैनल्स और कॉलर सेल्स कहते हैं, कैनोसाइट्स कहते हैं, उनके फ्लैजिला होता है। वो कैनल में लाइनिंग की पानी को ऐसे ठेलते हैं भीतर में क्या करते हैं, ऐसे बाहर निकालते हैं। तो उसके पास क्या होता है, ये भी याद रखिए, ये मैसेज आपको दिया है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं कौन, कैनोसाइट्स। तो कैनोसाइट्स का आंसर ये हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी तो यहाँ पे ऑस्टिया क्या है, छेद है आने ऑस्कुलर निकलने का, और ये तो सेल्स है ही नहीं ऐसे कुछ, तो बताना ही नहीं है रिस्पॉन्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2015 का है। मैं बता दूं पहले कि ये आंसर आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि 2015 यानी कि प्रीवियस जो बुक्स थे वहाँ पहले बताया था मैं कि
पहले क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं कि बाहर एक्सटर्नल बुक से भी आ जाते थे, उसी तरह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा एक्सटर्नल आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी। मैं एक बार बता दूं, देखिए आप कहोगे कि पहले बहुत टफ आता होगा, है ना? उनके उनके लिए आराम था, क्यों बताइए, 500 पकड़ लाते थे उसमें 2015 में, 500 के आसपास में आता था तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलती थी। आज आपको 680 में नहीं मिल रही है, तो कौन सा अच्छा है? वही अच्छा था ना कि दो चार क्वेश्चंस हार्ड तो दे देते थे, तो बच्चे जो पढ़ लेते थे अच्छी बात नहीं थी, जनरल तो 500 550 ला ही लेते थे और उनका एडमिशन भी हो जाता था। क्योंकि फिजिक्स तो ज़्यादातर बच्चे करते नहीं थे ठीक से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने से फायदा ये हुआ है, नुकसान भी हुआ है कि आपकी ज्ञान का वर्धन तो हुआ है, यानी कि बढ़े हैं, फिजिक्स भी आप प्रैक्टिस करने लगे हो। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि जो नीट के लिए बच्चे हैं वो जेई में भी अच्छा करते हैं, जेई मेंस में भी अच्छा कर लेते हैं, उनका दोनों में रैंकिंग आ जाता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं आप? क्योंकि जेई में एक परसेंटाइल की बात है, और फिजिक्स अच्छा हो गया, केमिस्ट्री अच्छा है आपका, तो ये तो अच्छा हो गया। मैथ्स थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा कम मार्क्स ला दिए उसमें। तो आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन करने हो तो वहाँ पे 50 क्वेश्चन करते तो आप 200 के आसपास में जाते हो ना। 200 के आसपास में 200 180 आप ला दिए तो आप तो परसेंटाइल में तो अच्छे रैंक में आ गए। नीट के बच्चे भी अब फिजिक्स में अच्छा करते हैं, इसलिए करते हैं ऑनलाइन जो कोचिंग हो रही है, जो हम जो इसे क्लासेस पढ़ा रहे हैं, ये तो लेवल आप यूज कर सकते हो जेई के लिए भी। जो क्लासेस में करा रहा हूँ जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स में करा है, अगर आप ठीक से करोगे तो देखोगे कि आप अनायास फिजिक्स अच्छी तरह से कर पाते हो। हर क्वेश्चन को न्यूमेरिकल से भी नहीं डरोगे आप। तो फिर आप जब नहीं डरोगे तो वहाँ जेई में भी अच्छा करे। तो यही बात हो गई है कि आज तो बच्चे फिजिक्स में भी अच्छा करने लगे, जबकि पहले हम लोग ऐसे हिसाब करते थे कि केमिस्ट्री में बायो बच्चे अच्छा कर लेंगे, तो केमिस्ट्री में 360 हो गया, बायो को मिलाकर आपको 540 हो जाता है, हो गया ना? 540 हो गया तो उसमें से आप 40-50 मार्क्स कम कर दीजिए तो 480 के आसपास में आता है। तो बॉर्डर लाइन पे आ जाता है कि तभी उनको मिल जाता है क्या, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट मिल जाता था। और फिजिक्स 30-40-50 कर दिया मार्क्स तो कोई तो बल्ले बल्ले, तब तो ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती थी। लेकिन अब वो हालात नहीं है, इसलिए आपको डिटेल्स बनने का, हाँ ये बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन से इसका कोई जो मैं बात कर रहा हूँ कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ। क्योंकि याद रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपको मिलेंगे टॉपिक्स नहीं या कोई कंटेंट, उसको आप जरूर कीजिए, क्योंकि एनटीए का एक्सक्यूज रहेगा कि आप तो कम से कम प्रीवियस पेपर तो देख लिया कीजिए। तो मैं वहां से दिया हूँ, मैं भले ही एनसीईआरटी से नहीं दिया हूँ लेकिन बाहर से नहीं दिया हूँ, आप प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यू से ही दिया हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा पीवाईक्यूज करना चाहिए। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि हम लोग नहीं जानते इसमें से। अब एस्केरिस के बारे में तो नहीं कह सकते हैं एंडोपैरासाइट में, ये है ट्राइकीनेला स्पाइरलिस, ये एक तरह से डायरिया करता है, एब्डोमिनल पेन होता है, इसे नॉस या उल्टी जैसे फीलिंग आती है इसके इन्फेक्शन से, तो ये है इसका आंसर। लेकिन ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2015 लेकिन री एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन है। ये है कि मेटाजेनेसिस रेफर्स टू क्या। मेटाजेनेसिस हमने किसमें पढ़ा, मैं नाम बता देता हूँ ऑर्गेनिज्म जिसमें पढ़ा मैं फाइलम का नाम नहीं बताऊंगा, फाइलम आप बता लीजिएगा, खोज लीजिएगा। ओबेलिया मैंने बताया, डायग्राम भी दिखाया मैंने आपको, उसमें दिखाया कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, क्या होता है वो भी बता दो। मेड्यूसा होता है और पॉली होता है। पॉली से मेड्यूसा होता है उसका क्या, असेक्सुअल फॉर्म में, और सेक्सुअल कैसे होता है ट्रांसफॉर्म, तो वो होता है आपका मेड्यूसा से पॉलिप के रूप में। ये मैं बता दिया, अब कौन से फाइलम का है वो आप बुक से देख लीजिएगा। The alternation of generation between asexual and sexual phases of the organism, यहाँ पे asexual phase था कहाँ पे, आपका पॉलिप था, पॉलिप से asexually क्या बना मेडुसा, तो ये asexual phase हो गया। मेडुसा बना, मियोसिस किया उस गोनाड्स ने, मैंने उसके सेल्स निकले मदर सेल्स से, तो एग और स्पर्म्स निकले। अब ये सेक्सुअली जब ये यूनाइट करेंगे तब बनेगा क्या, पॉलिप, तो सेक्सुअल फेज हो गया फिर। तो इस तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये आंसर हमारे पास है, हम इसको यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2014 का है, ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, कोई इसमें है नहीं। क्या क्वेश्चन देखते हैं,
तो प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, क्या कर सकता है प्लेनेरिया, तो वो क्या कर रहा है, बायोल्यूमिनेसेंस करता है, नहीं वो तो टेनोफोर्स का है। उसके बाद रीजनरेशन, अल्टरनेशन ओबेलिया हो गया। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है चेंज ऑफ शकल करना, मतलब लावा से ये हो जाना। बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस से करता है, कैसे, उसका एग होता है, फिर उसके बाद उसका कैटरपिलर आता है, उसके बाद पीपा स्टेज आता है, फिर बटरफ्लाई। बहुत 4 स्टेजेस होते हैं, 4 तरह का रूप बदलता है कौन, बटरफ्लाई। तो उस तरह का कुछ है नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ था हाई रीजनरेशन। हमने कहा कि आप प्लेनेरिया को 4 टुकड़े में काट दीजिए तो 4 प्लेनेरिया बन जाएंगे, रक्त बीज जैसा। उसका रक्त गिरा और एक रक्त बीज बन गया। ठीक है, इस तरह से प्लेनेरिया अपना रीजनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एनिमल किंगडम यानी कि एनिमेलिया का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने उतना ही तक खत्म किया जहाँ तक ये ट्रूली सेलोमेट नहीं हुआ, माने सेलोमेट नहीं हुए, सीडो सेलोमेट तक हम लोग किए। अब हार्ड में जाएंगे हम लोग। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, चैप्टर्स जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें रिवीजन कीजिएगा। आप याद रखिएगा, आपको 5 बजे शाम को एवरी अल्टरनेट डेज, आप अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, आप लोग उत्सुकता दिखाइएगा तो एवरी डे कर दूंगा, लेकिन 5 बजे शाम को आपका वीडियो अपलोड होता है। इसलिए तत्परता के साथ में वीडियोस को देखें, उसको प्रैक्टिस करें, एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। और एक चीज़ याद रखें कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, तभी तो ऊर्जा मिलेगी। और ये बात याद रखिएगा कि डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहो और कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। थैंक यू।